हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टिश्यू चैप्टर को पढ़ रहे थे। एक्चुअली चैप्टर का नाम तो आपकी किताब में अलग है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो बेसिकली बने कैसे होते हैं। उसी रिस्पेक्ट में हमारा टॉपिक था टिश्यू। तो लास्ट वीडियो में हमने टिश्यूज की शुरुआत की थी, इपिथेलियल टिश्यू बता दिया था। उसके बाद हमने सिंपल एपिथेलियम और उसके टाइप्स भी डिस्कस कर लिए थे। हमें दो ही चीजों को फोकस करना है कि कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू या जो हम एपिथेलियम पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली पाई कहां जाती है और उसका बेसिक फंक्शन क्या है। बहुत डिटेल्ड स्टडी नहीं करनी है। तो जैसा हम आपसे बात कर रहे थे, सिंपल एपिथेलियम के बाद दूसरा जो एपिथेलियल टिश्यू है दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। टेक्स्ट बुक में नाम तो कंपाउंड एपिथेलियम ही दिया है, लेकिन उसका एक नाम और है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो हम शुरू करते हैं अब कंपाउंड एपिथेलियम यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो पहले तो डिफरेंस की बात आती है कि सर सिंपल और कंपाउंड अलग अलग हैं कैसे। सिंपल एपिथेलियम सिर्फ एक लेयर की होगी, जबकि कंपाउंड एपिथेलियम एक से ज्यादा लेयर की होगी, 2 लेयर या 12 लेयर या उससे भी ज्यादा। अगर हमारा कोई एपिथेलियल टिश्यू एक से ज्यादा लेयर का पाया जाता है तो उसे हम कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। हालांकि हमारे इस चैप्टर में कंपाउंड शब्द का मतलब होता है मोर देन वन। आगे भी आप पढ़ेंगे, जैसे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं कंपाउंड ग्लैंड को, जहां पर जो डक्ट सिस्टम है, बहुत सारी डक्ट्स होती हैं। अगर एक डक्ट पाई जाती है उसके सिक्रीशन के लिए तो उसे हम सिंपल ग्लैंड कहते हैं, और कई सारी डक्ट पाई जाती हैं तो उसे हम कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो पैंक्रियाज जहां पर आपके टेक्स्ट बुक में डिस्क्राइब है उसके आगे लिखा है कंपाउंड ग्लैंड। टेक्निकली कंपाउंड का मतलब मोर देन वन ही होता है। तो यही बात यहां भी कि कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब एक से ज्यादा लेयर की। अब सर इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी नाम जान ले। जब हमारी जो एपिथेलियल लेयर थी वो सिर्फ एक लेयर की हुआ करती थी, तो हम उसका शेप देखते थे और उसका टाइप बता देते थे कि भाई स्क्वैमस यानी फ्लैट शेप है तो स्क्वैमस बोल देते थे, क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइडल बोलते थे, कॉलमनर या सिलिएटेड है तो उसी हिसाब से नाम देते थे। लेकिन इसमें तो कई सारी लेयर्स हैं, तो पहली समस्या तो ये आती है कि भाई इसका नाम कैसे करेंगे हम। तो इसका जो नामकरण किया जाता है कंपाउंड एपिथेलियम का, हमेशा सबसे टॉप वाली लेयर को लेकर। जो सबसे ऊपर की लेयर है सर, उसी लेयर को अगर वो स्क्वैमस है तो हम कहते हैं कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल है तो रिस्पेक्टिवली, या कॉलमनर है तो उसी रिस्पेक्ट में हम नाम दे देते हैं। यानी कंपाउंड स्क्वैमस भी आपको मिल सकती है, कंपाउंड क्यूबॉइडल भी मिल सकती है, और कंपाउंड कॉलमनर भी मिल सकती है। तो ये तो रही नाम की बात कि हम कंपाउंड में जो नाम देते हैं आगे वो किस आधार पे देते हैं, वो सुपरफिशियल लेयर के शेप के आधार पे। लेकिन इसमें जो सबसे नीचे की लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करती है, उसे हम जर्मिनेटिव लेयर कहते हैं। कई जगह आप नाम सुनेंगे स्ट्रैटम जर्मिनेटाइवम। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्किन एपिडर्मिस। स्किन में जो सबसे नीचे की लेयर है उसका नाम ही यही है। अब ये अलग बात है, उसको लोग स्ट्रैटम मैल्पीघाई भी कह देते हैं, लेकिन कभी भी कंपाउंड एपिथेलियम पढ़िएगा चाहे जहां पर, and that is a basal layer, innermost layer, the layer which is present on the basement membrane is always a germinative layer. क्यों? क्योंकि वो लगातार जर्मिनेट करती है, डिवाइड करती रहती है।
और डिवाइड करके ऊपर खिसकती है। जो सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं वो नॉन डिवाइडिंग होती हैं और कहीं कहीं पर तो डेड होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी एपिथेलियल टिश्यू में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। दे ऑब्टेन नरिशमेंट बाय द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट अंडरलाइंग द टिश्यू। अक्सर कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें जो ब्लड कैपिलरीज है उनसे डिफ्यूजन से इनको नरिशमेंट मिल रहा है। तो जाहिर है पहली लेयर को मिलना आसान है, दूसरी को थोड़ा और मुश्किल, तीसरी को और मुश्किल, ऊपर तक आते आते काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए चूंकि नरिशमेंट सबसे बेसल लेयर का बेहतर होता है, इसलिए वही लिविंग है और वही डिवाइड करती रहती है। तो दो बातें हमने आपको बता दी कि कंपाउंड एपिथेलियम जहां एक से ज्यादा लेयर की हुआ करेगी, इसका नाम हम सुपरफिशियल लेयर के आधार पर रखते हैं। लेकिन जो सबसे बेसल लेयर है वो स्ट्रैटम जर्मेटाइवम कहलाती है या जर्मिनेटिव लेयर कहलाती है। वो सामान्यतः क्यूबॉइडल या कॉलमनर होती है, लेकिन अक्सर क्यूबॉइडल ही होगी, कॉलमनर रेयर है। खैर, अब बात आई कि सर कंपाउंड एपिथेलियम पाई कहां जाती है। भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां सिंपल एपिथेलियम की जरूरत नहीं है। तो जो भी हमारे शरीर में किसी भी ऑर्गन में जो टिश्यू है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस ऑर्गन में उसकी आवश्यकता क्या है। जैसे सिंपल स्क्वेमस आपने कहा था, जहां हम डिफ्यूजन करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं। फिर सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉलमनर वहां चाहा जहां हम सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन करना चाहते हैं। सिलिएटेड हमने वहां कहा जहां हम चीजों को इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। द कंपाउंड एपिथेलियम नॉट इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कहीं भी आप पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम, इसका फंक्शन सिक्रीटरी है ही नहीं, इसलिए ग्लैंड्स के फॉर्म में कहीं है ही नहीं कंपाउंड। अब कई सारी लेयर है तो जाहिर है इसका बेसिक फंक्शन होना चाहिए प्रोटेक्शन। यस, द बेसिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम इज द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू। जैसे ये टिश्यू है, इसके ऊपर कंपाउंड एपिथेलियम अगर हम ऐसे रख के दिखाते हैं तो ये इसी को प्रोटेक्ट करती है, कहीं सिक्रीशन आपको नहीं मिलेगा। कुछ एग्जांपल्स, जैसे आप याद करें स्किन एपिडर्मिस, वो कई लेयर्स की है और एपिडर्मिस अपने नीचे जो अंडरलाइंग डर्मिस है, डर्मिस इज ए कनेक्टिव टिश्यू लेकिन एपिडर्मिस इज ए एपिथेलियल टिश्यू। तो जो एपिडर्मिस है वो डर्मिस को प्रोटेक्ट करके रखती है, प्रोटेक्शन है। दूसरा, डक्ट ऑफ ग्लैंड। अब ग्लैंड में कौन सी, क्योंकि ग्लैंड का सिक्रीशन कहीं भी आप देखेंगे, जो ग्लैंड्स हैं, चाहे सलावी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, उनकी जो डक्ट्स होती हैं, तो डक्ट में वियर एंड टियर होने की मैकेनिज्म ज्यादा होती है। चाहे पैंक्रियाज ले लीजिए, स्वेट ग्लैंड ले लीजिए, सलावी ग्लैंड ले लीजिए, तो डक्ट ऑफ द सिक्रीटरी ग्लैंड्स। तीसरा एग्जांपल है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। हमारी जो बक्कल कैविटी का हिस्सा है, इवन फेरिंग्स तक की बात हम कर लें तो वो भी कंपाउंड एपिथेलियम है, क्योंकि इस हिस्से में, बक्कल कैविटी वाले हिस्से में, हम मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड करते हैं। तो जब हम चबाते हैं तो वहां भी वियरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो अंडरलाइंग टिश्यू है वो डैमेज हो सकता है और उसे बचा के रखना ही इनका उद्देश्य है। तो बात खत्म हो गई। हमने 3 पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक के बोले हैं। कंपाउंड एपिथेलियम जो एक से ज्यादा लेयर की होती है, एक से ज्यादा लेयर की जो एपिथेलियम होगी उसे हम कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे, इसी को स्ट्रेटिफाइड। दूसरा फंक्शन है, पॉइंट बोला गया कि सर इसका फंक्शन कभी भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होता, दे इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन। फिर रही एग्जाम्पल की बात कि द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है लेकिन उसका मतलब हुआ एपिथेलियल लेयर। अब वो कौन सी, एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है, डर्मिस के ऊपर है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स। अब वो ग्लैंड में आप स्वेट ले लो, सलावी ले लो, पैंक्रियाज ले लो, डक्ट वाला पार्ट, ग्लैंडुलर पार्ट नहीं। ग्लैंडुलर पार्ट आप कह दोगे तो वो तो सिक्रीशन हो जाएगा, वहां कभी कंपाउंड एपिथेलियम नहीं पाई जाती है। तो ये रहा हमारा एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हमने आपके लास्ट वीडियो में ही
बता रखा था टाइप्स। हालांकि इसके अलावा भी हमने आपसे कुछ और बातें की थी, 2 एपिथेलियम और बताया था। एक था स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और दूसरा था स्पेशल यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। लेकिन इन दोनों को हमने शुरू वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया था। तो इस प्रकार से एपिथेलियल टिश्यू हमारा पूरा हो गया। इन जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे इसमें क्लू होते हैं। क्योंकि जिस चीज को आप बहुत कम पढ़ेंगे, गलतियां वहां ज्यादा होती हैं, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्योंकि ये सारी चीजें हम आप ही से सीखते हैं, क्योंकि जहां पर हम टिश्यू के एग्जाम्पल्स या उसके एक लाइन वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो वहां पे आप गलतियां आसानी से कर देते हो। तो मुझे लगता है कि सर आप कहां कहां गलत करते हैं। बच्चा कहता है कि सर इसलिए गलत हो जाता है कि हमने रिवाइज नहीं किया। सर पूरा सिलेबस हमेशा कोई भी बच्चा रिवाइज नहीं कर सकता। हाँ, कुछ पोर्शन जरूर होते हैं, तकरीबन 20% सिलेबस ऐसा होता है हर सब्जेक्ट में जहां आपको याद करना होता है। तो याद तो करना है, लेकिन अगर उसके पीछे कॉन्सेप्ट लगा लिया जाए तो वो लॉन्गिटिविटी बढ़ जाएगी मेमोरी की। अगर हमने बिना समझे याद कर लिया तो सर सुबह याद करेंगे तो शाम तक, नहीं तो अगले दिन तक आधे से ज्यादा साफ हो जाएगा। तो हर याद करने वाली चीज के पीछे कोई भी सब्जेक्ट हो जहां आपको याद करना, अगर उसके कुछ अंडरस्टैंडिंग उसके कॉन्सेप्ट में आ जाए, कुछ समझ में आने लगे, दाएं बाएं की चीजें समेट लें, बहुत दायरा बढ़ाएं नहीं, लेकिन सर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, तो सर वो लंबे समय तक याद रह सकता है। स्टे कनेक्टेड।